Hello everyone. In the last class we talked about the Plain-Chiriot theorem. Okay. So what was that? It was that कि norm of अगर मैं u लेते हैं u belongs to L1 Rn intersection L2 Rn. So norm of Fourier transform and norm of its inverse Fourier transform and norm of function ये तीनों के तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं ओवर L स्क्वायर Rn. ये हमने लास्ट क्लास में की थी. अब आपका क्या है Fourier transform on L2 space. So what is L2 space? You know that कि L2 space is set of all those functions which is Lebesgue measurable and integration of mod u square is finite. And norm of u over L square Rn that is defined as integration of mod of u square over Rn power 1/2. So that is your mod. अब हम क्या करते हैं, हमें बात करनी है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एल स्क्वायर स्पेस में, मीन्स L2 स्पेस में. सो अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूँ u बिलोंग्स टू L2 Rn. सो इट इज़ दिस कि हम डिफाइन करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म करनी है, इस फंक्शन की डिफाइन करनी है हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी. ओके. सो वी से दैट कि हम एक सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस वी सपोज वी टेक ए सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन फ्रॉम L1 Rn इंटरसेक्शन L2 Rn एंड वी सपोज दैट जो ये सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है किसी फंक्शन u को विच इज इन L स्क्वायर Rn. ओके. सो अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी u को कन्वर्ट कर रही है विच इज इन L स्क्वायर Rn. अब मैं लेके चलता हूँ नॉर्म ऑफ यू के कैप माइनस यू जे कैप, दैट मीन्स इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू के माइनस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू जे नॉर्म्स स्क्वायर ओवर L स्क्वायर Rn. अब आपको पता है नॉर्म किस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे ऊपर डेफिनेशन अभी हमने बताई है कि डेफिनेशन आपने बताई है ना कि नॉर्म ऑफ यू किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ यू इसके इक्वल होता है. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ ये पावर हट जाएगी 1/2, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. ओके. तो यानी कि नॉर्म ऑफ स्क्वायर ओवर L स्क्वायर Rn. तो नॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो मोड स्क्वायर के इक्वल हो गया. ओके. सो यू कैन से दैट कि y को अंदर अप्लाई कर देता हूँ यू के कैप ऑफ y माइनस यू जे कैप ऑफ y मोड स्क्वायर. अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यू के कैप की वैल्यू क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो मेरी है 1.2 पाई n/2 इंटीग्रेशन ओवर Rn e raised to 1 माइनस बेटा एक्स वाई यू के एक्स डी एक्स माइनस सेम इस तरीके से यू जे वाई की डेफिनेशन हो जाएगी एंड मोड ऑफ दिस स्क्वायर. सो दिस स्क्वायर विल बी देयर. सो व्हाट इट विल बी, सो हमारा 1/2 पाई n/2 कॉमन है और इंटीग्रेशन ओवर Rn है, तो मैं इसे इकट्ठा ले लेता हूँ कि 1/2 पाई n/2 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस दिस, इसे इकट्ठा करके लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ओवर Rn e raised to एक्स वाई कॉमन हो गया तो यू के एक्स माइनस यू जे एक्स मोड स्क्वायर, दैट विल बी दिस वन. अब आपका ये क्या है 1/2 पाई की पावर n/2 है Rn e raised to माइनस एक्स वाई और ये फंक्शन x में ही है हमारा यू के माइनस यू जे ऑफ एक्स है. ओके. तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी, यू के माइनस यू जे की फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो उसे हम क्या लिख देंगे यू के माइनस यू जे ऑफ कैप और उसका मोड था, मोड का स्क्वायर हो गया. ओके. अब आपको पता है कि मोड ऑफ सम फंक्शन स्क्वायर ओवर Rn ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी द नॉर्म स्क्वायर ओवर Rn. तो ये हमारा हो गया नॉर्म स्क्वायर ओवर Rn. नॉर्म किसका, जिसका मोड का स्क्वायर था ना उसी का नॉर्म होगा हमारा यू के माइनस यू जे कैप का नॉर्म उसका स्क्वायर. ओके. लेकिन अभी हमने पिछले प्लेन-चिरियट थ्योरम पढ़ी है कि उसमें था हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शंस हैं, अब वो अगर मेरे L1 Rn इंटरसेक्शन L2 Rn से है तो उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी L स्क्वायर Rn में होगा और उन फंक्शन का अगर आप लेते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका नॉर्म या इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका नॉर्म या फिर फंक्शन उसका नॉर्म, वो तीनों के तीनों इक्वल होते हैं ओवर L स्क्वायर Rn. तो ये हमारा क्या है यू के माइनस यू जे कैप यानी कि इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का नॉर्म है तो किसके इक्वल होगा नॉर्म ऑफ यू के माइनस यू जे. ओके. सिंपल फंक्शन के नॉर्म के स्क्वायर के बराबर होगा. सो दैट विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ओके. लेकिन ये हमारा क्या बन गया यू के माइनस यू जे कैप स्क्वायर. ओके. लेकिन ये क्या है, अब यू कैन से दैट कि हमारे पास क्या है यू के एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. ये ना हमने सपोज किया था शुरू में कि यू के इज एनी सीक्वेंस विच इज कन्वर्जेंट इन L स्क्वायर Rn. अगर यू के कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस विल बी, सो इफ यू के इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस सो दैट विल बी अ Cauchy सीक्वेंस इन L स्क्वायर Rn. ओके. इफ दिस इज अ Cauchy सीक्वेंस इन L स्क्वायर Rn सो यू कैन से दैट Cauchy सीक्वेंस है तो क्या होगा यू के माइनस यू जे टेंस टू 0 एज के एंड जे टेंस टू इन्फिनिटी. क्योंकि अगर ये आपकी Cauchy सीक्वेंस है तो आप ऐसे लिखोगे ना, Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है यू के माइनस यू जे नो दैट टेंस टू 0 एज के जे टेंस टू 0.
लेकिन अगर यू के माइनस यू जे के नॉर्म आपका टेंस टू 0 है, तो जो ये वाले अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर में दोनों तरफ रूट ले लो, तो यू के माइनस यू जे नॉर्म किसके इक्वल है, यू के माइनस यू जे के कैप के इक्वल है, यू के कैप माइनस यू जे कैप के इक्वल है। तो यानी कि अगर ये टेंस टू 0 है तो यू के कैप माइनस यू जे कैप ओवर एच कर आर एन टेंस टू 0 एच के जे टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि यू के इज आल्सो ए कोशी सीक्वेंस इन एल स्क्वायर आर एन, यू के कैप। तो यू के कैप भी आपकी कोशी सीक्वेंस होगी, लेकिन एल स्क्वायर आर एन क्या आपका कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। अगर ये आपका कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो यू से दैट कि जो भी उसमें कोशी सीक्वेंस होगी दैट विल बी कन्वर्जेंट। सो यू से दैट कि दिस सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट टू ए लिमिट। अब ये सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है दैट विल कन्वर्ज टू फंक्शन, किसका सीक्वेंस है, ये उन फंक्शंस का सीक्वेंस है, फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शंस का सीक्वेंस है। सो वो किसी फूरियर ट्रांसफॉर्म सम फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगी। ओके, सो दैट विल बी कन्वर्जेंट टू सम लिमिट एंड उसको हम डिफाइन कर देते हैं यू कैप। ओके, तो हमने क्या कहा कि हम ये बात कह के चल रहे थे कि जो मेरा यू कैप है वो हमारा किसी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सी सीक्वेंस को उठा रहे हैं। ओके, विच टाइप द सीक्वेंस यू आर टेकिंग इट डजेंट डिपेंड्स। सो अभी हमने सीक्वेंस के जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ओवर एल स्क्वायर आर एन, इसमें हमने डेफिनेशन ये की है कि अगर मैं कोई सीक्वेंस लेता हूँ जो कन्वर्ट करती है किसी यू को विच इज बिलोंग्स टू आर एन, तो मैंने कोई सीक्वेंस ली थी एल वन आर एन इंटरसेक्शन एल टू आर एन से, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है किसी यू को ओवर एल स्क्वायर विच इज इन एल स्क्वायर आर एन, तो दैट सीक्वेंस विल बी कोशी इन एल स्क्वायर आर एन। दैट सीक्वेंस मीन्स यू के कैप है यहाँ पर, यू के कैप। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की एक कोशी सीक्वेंस आएगी एल स्क्वायर आर एन में जो कन्वर्ट करेगी किसी फूरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन को ही कन्वर्ट करेगी। ओके, सो दैट वाज द डेफिनेशन फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्म इन एल स्क्वायर आर एन। अब प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि अगर ये थ्योरम है हमारे पास, अगर यू भी बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर एन है तो पहली आपकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ आर एन यू वी बार विल बी इक्वल टू यू कैप वी कैप बार, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। सो इस फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि वी सपोज दैट कि हमने यू वी बिलोंग्स टू एल आर एन लिया एंड एल्फा बिलोंग्स टू सम सी विच इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली। सो विल टेक दैट के लीनियर सम ले लेते हैं। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड वी विथ एल्फा। सो यू प्लस एल्फा लिया, यू प्लस एल्फा वी नॉर्म स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आर एन, ये किसके इक्वल होगा, अभी हमने कहा था प्लेन-चैडल थ्योरम में किसी फंक्शन का नॉर्म प्लस नॉर्म इज इक्वल टू द उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का नॉर्म इज इक्वल टू द उसके इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का नॉर्म। तो इस फंक्शन के नॉर्म को हम उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म के नॉर्म के इक्वल लेके चल देते हैं। तो नॉर्म ऑफ दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। अब आपको पता है इस इक्वेशन को हमने ये लिखा है एंड जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा लीनियर होता है। तो मेरे पास क्या हो गया, यू कैप प्लस एल्फा वी कैप नॉर्म स्क्वायर दैट विल बी देयर। तो लेकिन नॉर्म स्क्वायर को अभी हमने डिफाइन किया था कि एल स्क्वायर की डेफिनेशन थी ना, एल स्क्वायर आर एन पे नॉर्म है हमारा ये, तो उसकी डेफिनेशन थी किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ फंक्शन स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ फंक्शन स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ यू कैप प्लस एल्फा वी कैप स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास मोड ऑफ स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड स्क्वायर, तो ये मोड स्क्वायर है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ u इंटू यू बार। जैसे जेड मोड जेड स्क्वायर तो उसे जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। सो सिमिलरली दैट फंक्शन हमारे पास क्या है, मोड ऑफ फंक्शन स्क्वायर, तो इसे लिख सकता हूँ फंक्शन इंटू फंक्शन बार, फंक्शन इंटू इट्स कंजुगेट। सो यहाँ पे भी लिख दे फंक्शन इंटू इट्स कंजुगेट। अब हमारे पास बार है, उसे सेपरेट डिवाइड किया हमने। सो इफ यू टेक द सेपरेट कंजुगेट तो होल कंजुगेट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, लीनियर होता है हमारा कंजुगेट। सो यू कैन से दैट के u प्लस एल्फा वी बार विल बी इक्वल टू यू बार प्लस एल्फा बार वी बार। ओके, सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कैप बार प्लस एल्फा बार वी कैप बार, दिस विल बी देयर। अब हमने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन सभी के आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। सो दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी देयर दिस साइड एंड दिस साइड। सो यू कैन सी दैट कि u इंटू यू बार है मोड यू स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा अल्फा बार है मोड अल्फा स्क्वायर, वी वी बार है मोड वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी यू कैप एंड यू कैप बार है तो मोड यू कैप स्क्वायर, और यहाँ पे मोड अल्फा स्क्वायर मोड वी कैप स्क्वायर, और बाकी दोनों के दोनों इंटीग्रेशन ये एज इट इज रहेगी। ओके, अब मोड ऑफ यू स्क्वायर, ये हमारा क्या था, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आर एन, इसके इक्वल है। ओके, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी ये मोड ऑफ यू कैप स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू कैप ओवर
नॉर्म ऑफ यू कैप स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आर एन, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी डेफिनेशन बन रही है, तो पहले हमने अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लिया इधर भी और इधर भी, तो अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये आ गया आपके पास स्टेप। अब आपके पास है एल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर ये टर्म बच रही है, ये क्या है, नॉर्म ऑफ वी नॉर्म स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आर एन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ वी कैप स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आर एन, ये आपका आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपके पास ये दोनों टर्म बचेगी। ओके, क्योंकि आपको पता है कि ये कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि यू कैप नॉर्म किसके इक्वल होता है, यू नॉर्म के इक्वल होता है, एंड वी कैप नॉर्म किसके इक्वल होता है, वी नॉर्म के इक्वल होता है ओवर एल स्क्वायर आर एन बाय द प्लेन-चेरल थ्योरम, जो पिछली थ्योरम की थी। तो ये हमने लिखा है, तो ये दूसरे आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास केवल क्या बचेगा, दिस थिंग विल बी देयर, दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा बार लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है, तो एक बार अल्फा को मैं 1 ले लेता हूँ। जब मैं 1 लूँगा तो ये क्या बन गया, वी यू बार प्लस यू वी बार इज इक्वल टू वी कैप यू कैप बार प्लस यू कैप वी कैप बार। ओके, एक बार इसी सेकेंड इक्वेशन में अल्फा को मैं ले लेता हूँ आयोटा, तो यहाँ तो आ जाएगा आयोटा, यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लो। ओके, तो आयोटा कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास दिस इक्वेशन। सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। अब एक तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आई है। ओके, यू कैन सी दैट कि एक तो आपके पास ये आई है थर्ड इक्वेशन, एंड दैट विल बी द फोर्थ इक्वेशन। सो जस्ट वी टेक, हमें यू वी बार चाहिए, तो हम क्या करते हैं, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचे हुए दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ यू वी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू के वी के बार, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यू वी बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू वी बार विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू कैप वी कैप बार ओवर आर एन। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है, सो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि इफ़ यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ यू डी अल्फा ऑफ यू, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, तो वो किसके इक्वल होगा, आयोटा वाई और अल्फा इंटू यू कैप, वियर अल्फा इज यानी मल्टी इंडेक्स सच दैट कि जो डी अल्फा यू है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, एल स्क्वायर आर एन में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब सेकंड पार्ट के लिए हम प्रूव करते हैं, तो लेके चल देते हैं डी अल्फा यू बार, सो व्हाट इट विल बी, डी अल्फा यू बार, डी अल्फा यू और वाई बार नहीं, कैप के बारे में बात करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन लगा दी फोरियर ट्रांसफॉर्म के 1/2 पाई बार एन बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स वाई डी अल्फा ऑफ यू। ओके, सो इसके लिए ये स्टेप जस्ट आपको ध्यान रखना होगा, जस्ट मेक इट रिमेंबर कि हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें डी अल्फा ऑफ यू करना था, तो हमने क्या किया, ये डेरिवेटिव को हम ले गए इस फंक्शन के साथ, दिस फंक्शन एज इस डेरिवेटिव को इस फंक्शन के साथ ले गए, ओके, इनटू -1 की पावर अल्फा। सो ये याद रखना कि हम इसको जस्ट स्विच किया। सो हाउ वी विल गेट, वी विल टॉक अबाउट दिस वन आल्सो। सो फॉर दिस टाइम यू हैव टू बी रिमेंबर कि इसका हमने डी अल्फा ऑफ डेरिवेटिव इसका लेना था, सो वी स्विच इट टू द दिस फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स वाई के साथ, और डी अल्फा ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम इसका ले लेंगे, इनटू में -1 की पावर अल्फा है। ओके, सो हम ये लेकर चले गए। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, सो अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव होगा, तो आपके पास क्या आता रहेगा, माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई आता रहेगा, कितनी बार, अल्फा टाइम्स आएगा, तो माइनस आयोटा की पावर अल्फा हो गया, अलग हो गया, इनटू में फंक्शन ऐसे कैसे रहेगा। इसे मैं अगर बाहर ले जाता हूँ तो -1 की पावर अल्फा अलग हो गया एक, और एक -1 की पावर अल्फा बाहर है, तो -1 की पावर 2 अल्फा वो तो 1 बन गया, और इनटू में आयोटा वाई की पावर अल्फा अलग आ गया, बाकी 1/2 पाई की पावर दिस इंटू दिस, इसे सारे को अंदर ले गया। अब ये क्या बन गया आपका, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, यू का, तो आप लिख दोगे इसे यू कैप वाई, तो हमारे पास ये क्या बन गया, आयोटा वाई की पावर अल्फा अलग, ये तो 1 हो गया था ना, आयोटा वाई की पावर अल्फा इंटू में यू कैप वाई। सो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट हम वैसे भी अब कर चुके हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था कि यू स्टार वी, अगर मैं उसका कैप ले रहा हूँ तो किसके इक्वल आएगा, यू स्टार वी कैप इज इक्वल टू 2 पाई की पावर n बाई 2, 2 का पाई की पावर n बाई 2 इंटू में यू कैप इंटू वी कैप। ये था, ये हम पहले कर चुके हैं, इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक अबाउट दिस वन, बट लेट मी अगेन टॉक अबाउट दिस रिजल्ट। सो यू स्टार वी
तो यू स्टार वी क्या था हमारे पास, दिस इज द कन्वोल्यूशन। अगर मैं कन्वोल्यूशन अप्लाई करता हूँ तो दैट विल बी यू ऑफ, कोई भी वेरिएबल ले लो, जेड ले लेते मान लो, यू ऑफ जेड इंटू में वी ऑफ एक्स माइनस जेड इंटू डी जेड ओवर आर एन। सो दैट विल बी कन्वोल्यूशन। अब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई पावर n बाई 2 ओवर आर एन ई रेस्ट वन माइनस आइटा एक्स वाई यू स्टार वी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसे प्लीज डोंट कंसिडर इट। सो यू स्टार वी ऑफ एक्स, लेकिन यू स्टार वी को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, तो उसकी वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ओके, सो व्हाट यू हैव डू हियर, जस्ट हमने ई रेस्ट ओवर माइनस आइटा जेड वाई और ई रेस्ट ओवर आइटा जेड वाई, यानी कि एक तरह से 1 है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को क्या लिख दिया, ई रेस्ट ओवर माइनस आइटा जेड वाई इंटू ई रेस्ट ओवर प्लस आइटा जेड वाई, ये ले लिया। अब ई रेस्ट ओवर आयोटा जेड वाई माइनस आयोटा जेड वाई है, उसे तो हम सेपरेट अलग लिख लेंगे, और इन दोनों को कलेक्ट कर लो, इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लो, पावर जुड़ जाएगी ना, आयोटा जेड वाई माइनस आयोटा एक्स वाई है, तो माइनस आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस जेड ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा, उसको अंदर भेज दिया हमने, यू जेड को बाहर ले आए। ओके, और ये 1/2 पाई पावर n बाई 2 था, इसको भी हम अंदर भेज चुके, सो दैट विल बी देयर। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब ये क्या है, एक तरह से ई रेस्ट ओवर माइनस दिस, और इसी का फंक्शन बना हुआ है इन 20x, तो ये हमारा क्या बन गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म बन गया। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका बना हमारा, वी ऑफ वाई, वी कैप वाई, तो वी का फूरियर ट्रांसफॉर्म बना, इसे वी कैप वाई बोल देंगे, तो जस्ट हमने यही बोला, इसे जस्ट वी आर कॉलिंग इट वी कैप वाई। अब हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका ही बन सकता है कि अगर 1/2 पाई की पावर n बाई 2 बाहर होता तो फूरियर ट्रांसफॉर्म बन सकता था वी कैप वाई को बाहर ले जाकर, तो हमने क्या करना है, 2 पाई की पावर n बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई की पावर n बाई 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड किया उसको तो ले जाते हैं इंटीग्रेशन के साथ, तो हमने इसे रीसेट करके ये लिख दिया 2 पाई की पावर n बाई 2 ऊपर था जो उसे अलग लिख दिया, इंटू में वी कैप वाई अलग लिख दिया, 1/2 पाई की पावर n बाई 2 अलग लेके, और ये इंटीग्रेशन बचा। अब ये सारा का सारा क्या है, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u, सो यू कैन से दैट इज यू कैप वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई की पावर n बाई 2 वी कैप वाई इंटू में यू कैप वाई, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया कि यू स्टार वी कैप ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 2 पाई पावर n बाई 2 इंटू यू कैप वाई इंटू वी कैप वाई, और यू कैन से दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द यू स्टार वी विल बी इक्वल टू 2 पाई पावर n बाई 2 इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट फंक्शन इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, सो दिस वन इज डन। अब आपका लास्ट पार्ट क्या है, इसी थ्योरम का जो हमारे पास थ्योरम कंटिन्यू है, उसका लास्ट पार्ट है, यू कैन सी इन द स्टेटमेंट आल्सो, कि हमारे पास अगर मैं कोई फंक्शन है यू, उसका ले रहा हूँ मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हो गया यू गैप, फिर उसका ले रहा हूँ उसी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का ले लेता हूँ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो दिस प्रूफ वी आर गोइंग टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दैट कि यू एंड वी बिलोंग्स टू आर एन वी आर टेकिंग, एंड आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ यू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो यू ऑफ इनवर्स कैप है ये इंटू वी इज इक्वल टू, अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो इनवर्स कैप क्या होता है, उसमें डिफरेंस ये क्या होता है, ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एक्स वाई की जगह ई रेस्ट पावर प्लस आइटा एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, तो ये डेफिनेशन लिख दी सेम है, बाकी 1/2 पाई की पावर n बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई रेस्ट पावर माइनस आइटा एक्स वाई की जगह ई रेस्ट पावर आइटा एक्स वाई इंटू में यू वाई डी वाई। ओके, तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और बाकी बचा हुआ क्या है, वी एक्स डी एक्स है, वो वाला बचा हुआ रख दिया हमने। तो इंटीग्रेशन हमारा डबल इंटीग्रेशन हो गया, 1/2 पाई पावर n बाई 2 को बाहर लिख दिया, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई रेस्ट टैक्स वाई एन यू वाई वी एक्स डी एक्स डी वाई, ये बन गया। इसे पहले इक्वेशन कॉल कर देते हैं। अब अगर मैं कैप मैंने पहले यहाँ पर लिया था यू के ऊपर, अब मान लो मैं यू के ऊपर कैप नहीं लेता, वी के ऊपर कैप लेता हूँ, यू ऐसे कैसे है, तो अगर मैं इसे खोल के देखता हूँ तो मेरे पास क्या मिला है, यू ऐसे कैसे, वी इनवर्स कैप है ये भी। ओके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास यू वाई, इसकी डेफिनेशन लगा दी, तो 1/2 पाई पावर n बाई 2 को बाहर ले गए, तो आपके पास ये बच गया, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड में आप देख सकते हो कि जो मेरी राइट हैंड साइड है, इस फर्स्ट में और इस सेकंड में दोनों राइट हैंड साइड आर सेम, सो दैट मीन्स लेफ्ट विल आल्सो बी सेम, सो यू विल से दैट कि फूरियर इंटीग्रेशन ओवर आर एन ऑफ वी इंटू यू इनवर्स कैप इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनवर्स कैप इंटू यू। ओके, दैट विल बी इक्वल, ये हमारा इक्वल हो गया। अब 3 को ध्यान रखना, हम इसका यूज करेंगे 3 इक्वेशन का। अब हम आपका लेके चलते हैं वी बार कैप लेके चल रहे हैं। ओके, इसका यूज करेंगे हम आगे, वी बार कैप लेके चलते हैं, यानी कि वी बार का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो जहाँ पर फंक्शन आता था वहाँ पे वी बार आ जाएगा बस। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, ई के पावर माइनस आइटा एक्स वाई इंटू में वी आता था आपका, लेकिन वी की जगह यहाँ पे क्या है, वी बार है, तो वी बार आ जाएगा, वी बार ऑफ एक्स। ओके, सो अब इसी का अगर मैं दोनों तरफ कंजुगेट लेता हूँ तो वी बार कैप का दोबारा से बार ले लेता हूँ, तो ये तो बार हो गया इसका, और इसका बार ले लेता हूँ तो इसके ऊपर पूरा बार आ गया। जब बार आ जाएगा तो
ये तो ऐसे कैसे इंटीग्रेशन के अंदर बाहर आ जाएगा, तो ई रेस्ट पावर एट एक्स वाई बन जाएगा, और वी बार का दोबारा से बाहर आ जाएगा। लेकिन वी बार का दोबारा से बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। सो दिस विल बी दिस वन। तो अब ये डेफिनेशन किसकी बन रही है, ई रेस्ट पावर प्लस एट एक्स वाई है, वही है ना, 1/2 पाई पावर n बाई टू इंटीग्रेशन ओवर आर एन ई रेस्ट पावर एट एक्स वाई इंटू में वी एक्स है। तो हमारे अब ना इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, राइट, किसका बना, वी का। तो उसे लिख देंगे वी ऑफ इनवर्स कैप वाई। ओके, तो यहाँ पे भी आप वाई का कंसिडर करके चल सकते हो। सो यू कैन से दैट कि दिस वन ऑफ वाई। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। अब वी बार कैप बार किसके इक्वल आ गया, वी इनवर्स कैप के इक्वल आ गया। सो यानी कि वी बार कैप बार विल बी इक्वल टू वी इनवर्स कैप, ये लेके चलते हैं। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, ओके, इक्वेशन नंबर 3 जो ये वाली थी, इस इक्वेशन 3 में हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर मेरा u है बस u को रिप्लेस कर रहा हूँ। u की जगह में क्या चेंज कर दूंगा, चेंज के निशान है, ये कन्वर्जेंस का नहीं है। u की जगह में क्या चेंज कर दूंगा, u कैप चेंज कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, v इंटू यू कैप के ऊपर इन्वर्स कैप, और ये क्या बन जाएगा, v इन्वर्स कैप इंटू में u कैप। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन गई दिस वन, ये इक्वेशन बन गई ये वाली, v इंटू यू कैप का इन्वर्स कैप इंटू में v इन्वर्स कैप इंटू में u कैप। ओके, और इसको लिख दिया हमने ये। तो बस एक्स एक्स को अगर मैं हटा देता हूँ, सपोज दे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो v इंटू में u कैप इन्वर्स कैप विल बी इक्वल टू v इन्वर्स कैप इंटू यू कैप। ओके, लेकिन v इन्वर्स कैप की अभी हमने वैल्यू निकाली है, ये ऊपर देख सकते हो चौथी इक्वेशन में। v इन्वर्स कैप किसके इक्वल है, v बार कैप बार, तो हमने लिख दिया v बार कैप बार इंटू यू कैप, दैट विल बी देयर। ओके, लेकिन अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट डिस्कस किया है, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा है, मैंने उसका राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, बस फर्स्ट पार्ट को। तो हमने ये लिखा है कि इंटीग्रेशन ओवर आर एन, अगर मैं निकाल रहा हूँ यू कैप बार इंटू सॉरी वी कैप बार इंटू यू कैप, वो किसके इक्वल होगा, वी बार इंटू यू, यानी कि कैप हट जाएगी अगर दोनों के ऊपर है ना कैप। ये क्या हमारा वी कैप बार इंटू यू कैप डी वाई, तो किसके इक्वल हो जाएगा, वी बार इंटू में यू के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी यही है, यही है हमारे पास। तो हमारे पास किसका बार लगा हुआ है ये, से दिस इज वी बार कैप बार इंटू में यू कैप। तो जो ऊपर वाला बार हट जाएगा तो हमारे पास केवल क्या ये किसका बार बचेगा, ओके, वी बार बचेगा। मतलब ये कैप हट जाएगी तो हमारे पास बार बचेगा, लेकिन बार किसका बचेगा, जो कैप के नीचे है, कैप के नीचे क्या है, वी बार, तो वी बार का बार बचेगा, वी बार का बार इंटू यू एज इट इज। ओके, तो वी का डबल बार क्या हो गया, केवल वी। ओके, तो हम क्या लेके चले थे, ऐसा कोई भी वी हो, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू एल स्क्वायर आर एन, तो आपका v इंटू यू कैप इनवर्स कैप विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू यू। तो आप कह सकते हो कि जो ये u कैप इनवर्स कैप किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा। ओके, सो दैट विल बी देयर, सो दिस विल बी योर रिजल्ट, और दैट विल बी द proof of the properties of the Fourier transform. Okay, so please have a look on that and revise it. These are very important one also. Thank you very much, students.